श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, पब्लिक स्पीकिंग, ओरेटरी, भाषण कला पार्ट 5। पहले 4 पार्ट समझे जो देखे हैं, उसमें पहले 2 पार्ट में मैंने अपने अनुभव आपके सामने शेयर किए थे। 3rd पार्ट से हम टेक्निकल हिस्सा जो होता है भाषण कला का, उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। कल के व्याख्यान में हमने देखा था ये जो वक्तृत्व होता है इसके क्या क्या प्रकार है। हमने देखा था कि पहला वाद विवाद डिबेटिंग, दूसरा इलोक्यूशन जिसको हम भाषण कहते हैं, तीसरा परिसंवाद सिंपोजियम, चौथा जिसको हम व्याख्यान कहते हैं, पांचवा प्रवचन और छठवां कीर्तन। ये भाषण कला के हमने प्रकार देखे हैं। अभी आज मित्रों विस्तार से हम व्याख्यान और भाषण जो प्रकार होता है उसमें भी कई उप प्रकार होते हैं। जैसे कि कोई व्याख्यान देते वक्त या भाषण देते वक्त विनोदी भाषण देते हैं, लोगों को बहुत हंसाते हैं। उनका टोटल भाषण का स्ट्रक्चर ही ये होता है कि लोग अच्छे ढंग से एंजॉय करें, हंसे। हमारे विदर्भ में वो भाषा में ही एक ऐसी बात है कि लोग एकदम से हंसना शुरू कर देते हैं। स्थानिक भाषा में जिसको वराड़ी कहते हैं, बड़े पैमाने पर जोक्स निर्माण किए जा सकते हैं। कुछ लोग केवल जोक्स निर्माण करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और जब कभी इनमें से कोई भाषण देते हैं तो बहुत विनोदी तरीके से ये भाषण देते हैं। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बड़े पैमाने पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि बात बात पर जोक होता है। समय कैसे निकल जाता है लोग भूल जाते हैं। ऐसे भाषणों को भीड़ बड़े पैमाने पर आने के कारण भाषणकर्ता को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। बड़े पैमाने पर जो लोग आते हैं उनका मैं मनोरंजन कर रहा हूं। अब ऐसे भाषणों में तो मटेरियल महत्व का नहीं होता है, और कभी कभी ये अगर भाषा शैली आपने उपयोग में लाई, यानी ये भाषण का एक प्रकार जो विनोदी प्रकार है उपयोग में लाया, तो उसमें कोई भी सीरियस बात कही तो भी उसका कोई परिणाम नहीं होता है। ये इसमें सबसे बुरी बात है। यानी विनोदी भाषण अगर देने वाला व्यक्ति है और वो कोई बात सीरियसली कहता है तो भी लोग उसको हंसना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रबोधन के लिए इसका बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। केवल मनोरंजन लोगों का होता है। बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा होती है, लोग ये मनोरंजन करने वाला व्यक्ति है कहकर इसको बड़े पैमाने पर जानते हैं, लेकिन उसकी इस भाषण कला का लोगों का मनोरंजन हो इसके अलावा कोई उपयोग नहीं होता है। और ये बात मेरे बहुत पहले ध्यान में आई थी, क्योंकि मैंने ऐसे कई भाषण देने वाले लोगों को बहुत नजदीक से देखा था, उनके भाषणों का इंपैक्ट देखा था। अब मेरे कार्यकर्ताओं में भी कुछ लोग ऐसे थे कि इस ढंग के भाषण देने की कोशिश करते थे। मुझे समझाना पड़ता था कि हमें अगर लोगों का प्रबोधन करना है, लोगों ने हमारा भाषण, हम जो कह रहे हैं उसको सीरियसली लेना है, तो हमें इस प्रकार से भाषण नहीं देना चाहिए। एक बार हमारी हंसोड़ कर कर इमेज अगर निर्माण हो गई कि हम लोगों को हंसाने के लिए भाषण देते हैं, तो लोग कोई भी बात हमारी सीरियसली नहीं लेते हैं, और इसलिए उसका उपयोग प्रबोधन के लिए नहीं होता है। इसमें मैंने आज तक, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं इसके बारे में अच्छी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए उन लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं। मैं केवल एक नाम ले रहा हूं
कि जो अपने भाषण में बड़े पैमाने पर विनोद करते थे, लेकिन फिर भी उनके भाषण का कुछ असर होता था। उनका नाम है पुल देशपांडे। महाराष्ट्र के बहुत बड़े साहित्यिक हैं, बहुत बड़े नाटककार हैं। केवल यहां तक उनकी पहचान सीमित नहीं है। पुल देशपांडे जी की सबसे बड़ी बात थी कि वो सामाजिक दृष्टि से बहुत अवेयर व्यक्ति थे, सामाजिक कार्य में योगदान देते थे। कभी कभी जो गंभीर बात वो कहते थे, लोग उसको स्वीकार भी करते थे। मैंने अलग अलग प्रकार के उनके भाषण सुने हैं। मैं जब 82 में पूना में किर्लोस्कर प्रेस में पत्रकार कर ज्वाइन हुआ, उसी समय एक पैरेलल साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था मुंबई में। उस बहाने उनके कई भाषण सुनने को मिले और पूना में ही होने के कारण कई भाषण सुने। मेरे एक ध्यान में आया कि जब कोई सीरियस बात उन्हें कहनी होती थी, कोई सामाजिक विषय पर उनको बोलना होता था, गंभीर बात लोगों के सामने रखनी होती थी, तो उन्हें यह दिक्कत हो जाती थी कि लोग मुझे केवल हंसाने वाला व्यक्ति कर ना ले, इसलिए वो अपनी भाषण की शैली ही बदल देते थे। उस भाषण में बहुत कम जोक्स करते थे, और वो कम जोक्स करते थे, इसके बावजूद लोग बहुत हंसते रहते थे, क्योंकि लोगों की अपेक्षा ही रहती थी कि पूला खड़े भी हो गए तो हंसना शुरू कर देते थे। अभी उन दिनों सिनेमा के प्रीमियर्स चलते थे। मेरी प्रेस की ओर से नाटक और सिनेमा दोनों में कवर करता था। कोई अच्छे सिनेमा में, कभी इंग्लिश सिनेमा में भी पुल देशपांडे आ जाते। अब वो निमंत्रित कर आते या फिर खुद होकर आते, वो बात अलग है। तो जैसे ही इंटरवल में उनको लोग देखते तो लोग हंसना शुरू कर देते, और या पुल, और जोर जोर से हंसना शुरू। अब उनका व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं था कि उनके तरफ देखकर कोई हंसे, लेकिन टोटल इमेज ये बन गई थी। लेकिन इसके बावजूद उनको बहुत रिस्पेक्ट मिला, और मैंने ये महसूस किया कि जब उनको कोई सीरियस बात कहनी है, सामाजिक बात कहनी है, लोगों तक बात पहुंचानी है, जैसे कि मैंने कहा आपको पैरेलल साहित्य सम्मेलन हो रहा था, क्योंकि जो अधिकृत साहित्य सम्मेलन हो रहा था, जो सालों साल से होता है, वो उस समय पहली बार सरकार के आधिपत्य के नीचे हो रहा है, इस ढंग का वातावरण था। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी। बैरिस्टर अंतुले जी का कांग्रेस का यहां पर राज था। बैरिस्टर अंतुले मुख्यमंत्री थे, और उसको विरोध करने के लिए एक पैरेलल साहित्य सम्मेलन आयोजित किया था, और लोगों को कन्विंस करने के लिए पुल देशपांडे के जगह जगह पर भाषण होते रहे। तब वो डेलिबरेटली हमेशा जिस ढंग से लोगों के सामने बात रखते थे, उससे अलग शैली वो चुनते थे, और मुझे ये महसूस होता था कि उन्हें ध्यान में आता है कि मेरी इमेज एकदम से एक विनोदी बोलने वाला वक्ता कर ही हो चुकी है। केवल एक अपवाद मैंने देखा है कि जो बहुत विनोदी भाषण देता है, इसके बावजूद उनकी बात कोई सीरियसली लेता है। दूसरा अपवाद मुझे देखने को नहीं मिला। इसलिए जिसे कोई गंभीर बात लोगों तक पहुंचानी है, उसने विनोदी भाषण शैली का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके भाषण में कोई विनोद नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। भाषण को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के जो जो तरीके हम सीखेंगे, उसमें विनोद करना एक तरीका है। लेकिन अगर आप 1 घंटे का भाषण दे रहे हो तो कम से कम 3-4 विनोद के ऊपर नहीं होने चाहिए। उससे ज्यादा अगर अनुपात होता है तो फिर उसकी गंभीरता बिगड़ जाती है। अगर 1 घंटे के भाषण में 3-4 विनोद होते हैं तो कोई कहेगा नहीं कि यह भाषण विनोदी है। यानी भाषण का इफेक्ट बढ़ाने के लिए, थोड़ा वातावरण और ज्यादा रिलैक्स करने के लिए इसका अच्छे ढंग से उपयोग हो सकता है।
अब जब हम देखेंगे कि विनोद निर्माण करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि सही माने में जैसे आचार्य रजनीश या कुछ लोग अलग अलग किस्से सुनाते रहते थे हंसने के लिए, इसकी आवश्यकता होती है कि आपको जो बात कहनी है उसी में से आप विनोद तैयार कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मित्रों, दूसरा प्रकार है भाषण का। अपन व्याख्यान और भाषण ये प्रकार देख रहे हैं। राजकीय भाषण ये लोकतंत्र में बहुत ही महत्व का, लोकतंत्र का हिस्सा है। लोगों का मत परिवर्तन करने के लिए, यानी मत परिवर्तन, यहां वैचारिक परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो भी व्यक्ति राजकीय दृष्टि से भाषण देता है वो अपने विचार लोगों के सामने रखता है, अगर कोई उसके विचार है तो उस विचारों को लोग स्वीकारें, उन विचारों का लोग समर्थन करें, इस ढंग से उसे अपना भाषण लोगों के सामने रखना होता है। जब कभी चुनाव के भाषण होते हैं तो बहुत अलग ढंग के भाषण होते हैं, लेकिन चुनाव के व्यतिरिक्त जब कोई राजकीय भाषण होते हैं तो जो थोड़े ज्यादा सीरियस होने की संभावना होती है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी के विचार थोड़े थोड़े तो अलग होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के विचार बहुत भिन्न होते हैं, तो वो अपने विचारों को जब ताकत से रखते हैं तो एक अच्छा बढ़िया भाषण हो जाता है। चुनाव के समय में भाषण का स्तर एकदम अलग होता है। आप उस समय कोई वैचारिक भाषण की अपेक्षा नहीं कर सकते हो, चाहे वो फिर कम्युनिस्ट वक्ता हो, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का वक्ता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का वक्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो हिंदुत्ववादी कोई संगठन का व्यक्ति हो। उनसे कोई सीरियस बात की अपेक्षा करना भी ठीक नहीं होता है। जब चुनाव के भाषण होते हैं तो उसमें ज्यादातर महत्व खंडन को दिया जाता है। जो भी बात कही जाती है, दूसरों की बात काटने से शुरुआत करना, दूसरों के विचारों का, दूसरों की बातों का, दूसरे के पॉइंट्स का मजाक उड़ाना। इन व्याख्यानों में आशय बहुत कम होता है, सब्सटेंस बहुत कम होता है, या फिर नहीं के बराबर होता है। ऐसी भाषण कला में डिबेटिंग स्किल्स का बहुत महत्व होता है। अच्छे युक्तिवाद, बहुत अच्छे ढंग से रीजनिंग सामने रखने का, बढ़िया डायलॉग डिलीवरी, कौशल से लोगों की बात काटना, इसका बहुत अच्छा परिणाम लोगों पर होता है। इसमें भाषा चातुर्य को भी बहुत महत्व होता है। भाषा के आधार पर, भाषा का उपयोग कर कर अलग अलग परिणाम साधने की कोशिश की जाती है। अटल बिहारी जी का भाषण, अब अटल बिहारी बहुत बड़े वक्ता माने गए। अब मैं नागपुर का होने के कारण नागपुर में हमेशा अटल बिहारी आते जाते थे, इसलिए उनके कई भाषण सुनने का अवसर मिला और मैं भाषण कला की तरफ बहुत गंभीरता से देख रहा था। एक तरफ आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे व्यक्तियों का भाषण सुन रहा था, देश के जाने माने कई वक्ता है उनके भाषण सुन रहा था, और अटल बिहारी उन दिनों हम सब बच्चों के, युवकों के हीरो थे भाषण के क्षेत्र के कारण। लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती गई, अभ्यास बढ़ते गया भाषण कला का, तो उनका भाषा चातुर्य, टाइमिंग, भाषा के शब्दों पर जो जोर दिया जाता है इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो क्षमता, वाक चातुर्य लाजवाब था। वो कविताओं का उपयोग करते थे, शेरों का उपयोग करते थे,
फिर मैं पत्रकार बना। पत्रकार बनने के बाद हर भाषण की तरफ देखने का रवैया और थोड़ा चेंज हो गया। पॉइंट्स निकालते वक्त इस व्यक्ति ने क्या पॉइंट्स रखे हैं, तो मेरे ध्यान में आया कि अटल बिहारी का भाषण जो भी हम सुनते हैं, उनका भाषण सुनने के बाद में कुछ बचता नहीं है, कोई भी महत्व का पॉइंट नहीं होता है। ना सुनने वाले का ज्ञान बढ़ता है, ना सुनने वाले की सोच बदल सकती है, ना अलग ढंग से वो सोचे इस ढंग की कोई बात आती है। और ये केवल चुनाव के समय का भाषणों का नहीं होता था, बाकी भी समय में उनके भाषण मैंने सुने हैं। उस वक्त भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं मिलता था। अब ये राजकीय भाषण बहुत बड़े पैमाने पर इसी ढंग के होते हैं। अपवाद हो सकते हैं। शरद पवार जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं माने जाते थे, लेकिन अच्छे वक्ता है। अभी उनकी आवाज ठीक ढंग से पहुंचती नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए, लेकिन उनके भाषण जिन लोगों ने सुने हैं उनको पता है। उनके भाषण मैंने अलग अलग जगह सुने हैं, पॉलिटिकल भाषण भी सुने हैं, साहित्यिक कोई समारोह में उनके भाषण सुने हैं, सामाजिक क्षेत्र में उनके भाषण सुने हैं। और उनके भाषण में हमेशा अलग अलग स्तर होता था। उस साहित्यिक क्षेत्र में भाषण देने को जाएंगे, वहां कोई राजकीय बात नहीं करेंगे, साहित्य के बारे में ही बोलेंगे। और जिस ढंग से बोलेंगे तब ध्यान में आता था कि इस आदमी का इस क्षेत्र का भी बहुत अच्छा अभ्यास है। किसी सामाजिक क्षेत्र में व्याख्यान देने के लिए जाएंगे, वहां उस ढंग से बोलेंगे, ध्यान में आता था कि इस इंसान का बहुत अच्छा यानी अभ्यास है इस विषय का। मैंने एक बहुत गंभीर विषय पर उनकी मुलाकात ली है, अर्थशास्त्र पर। ये भारतीय किसानों की क्या अवस्था है, ये जो कृषि अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोगों की मुलाकातें लेकर मैंने वो लेख लिखा था। उसमें भीमा दांडेकर जैसे बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे यहाँ के, शरद पवार थे, शरद जोशी तब बेलगांव जेल में थे, वहां जाकर उनकी मैंने मुलाकात ली थी। और मेरे ये ध्यान में आया कि अर्थशास्त्र का अभ्यास जितना भीमा दांडेकर जी का है, जितना शरद जोशी जी का है, और शरद जोशी तो अर्थशास्त्र के अध्यापक थे, यूनो में काम कर रहे थे। भीमा दांडेकर तो फेमस अर्थशास्त्रज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे। उतना ही ज्ञान शरद पवार जी को है, दो वे पॉलिटिकल लीडर है। तो अगर कोई सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे तो इस ढंग से बात को रखेंगे कि आपके ध्यान में आएगा कि अरे ये आदमी को बहुत कुछ इस क्षेत्र का मालूम है, इस विषय का मालूम है। इवन उनके जो पॉलिटिकल भाषण केवल होते थे पॉलिटिकल समारोह में, उनमें भी सब्सटेंस होता था। यानी पॉलिटिकल भाषणों में सब्सटेंस होना, जिनके भाषण मैंने सुने हैं, लाइव सुने हैं, उनमें मुझे सबसे बड़ा नाम शरद पवार जी का महसूस होता है। अब हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसे हो कि जिनके भाषण मैंने ज्यादा नहीं सुने हैं, इसलिए मुझे पता नहीं। इसलिए मैं जो तुलना कर रहा हूं तो मेरे ज्ञान के आधार पर, मेरे जानकारी के आधार पर, जिनको मैंने सुना है उसके आधार पर कर रहा हूं। लेकिन जिसको हम ठोस कहते हैं, ऐसे भाषण सुनने को पॉलिटिकल लीडर्स में से ज्यादा लोग नहीं मुझे मिले। अब एसएम जोशी के भी भाषण मैंने सुने हैं। इमरजेंसी के बाद में जो चुनाव हुए थे उसके आयोजन में एसएम जोशी के काफी भाषण मैंने सुने हैं, उनमें काफी अच्छी बातें होती थी। एसएम जोशी को कोई भी केवल पॉलिटिकल लीडर तो मानता ही नहीं था, वो सोशल वर्कर ज्यादा थे, पॉलिटिकल लीडर कम थे। लेकिन उससे भी ज्यादा ठोस बातें शरद पवार जी के भाषण में मैं सुनते आया। बाकी लोगों के भाषणों के बारे में मैं क्या बोलूं।
कभी कभी लोकसभा में कोई विषय पर एक अच्छा भाषण सुनने को मिलता है तो अच्छा लगता है कि भाई इन लोगों को ये भी बातें बहुत अच्छे ढंग से पता होती है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं पॉलिटिकल लीडर्स का ज्ञान कम होता है, ऐसा मानता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत समय तक जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, वो ना बुद्धू होते हैं, ना अज्ञानी होते हैं। बहुत ज्ञान अलग अलग विषयों का उनको होता है, बहुत अच्छे तरीके से वो बातें समझते हैं। ऊपरी तौर पर उनकी कोई भी इमेज हो, लेकिन ये लोग बहुत होशियार और चतुर होते हैं। इतने सालों के अभ्यास के बाद तो इतनी बातें मुझे पता चल गई है। लेकिन लोगों के सामने जो भाषण आते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। फिर राजकीय भाषण में हमारे महाराष्ट्र में जो बहुत ही फेमस व्यक्ति है, बाला साहब जी ठाकरे। अब बाला साहब ठाकरे की सबसे बड़ी ताकत तो उनके भाषण थे। जिस एरिया में बाला साहब ठाकरे जी का भाषण हो गया, उस एरिया का वातावरण पूरा बदल जाता है। यह मान्यता भी है और काफी हिस्से तक सच भी है। उनके भाषण को बड़े पैमाने पर लोग सुनने को आते थे। अब यह बात सही है कि बाला साहब ठाकरे के भाषण बहुत ही कम होते थे, इसलिए उनके भाषण के आयोजन की तैयारी बड़े पैमाने पर होती थी। शिवसेना का संगठन होने के कारण वो बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन यहां तक ये बात सीमित नहीं है। ऐसे काफी लोग होते थे कि जो शिवसेना के विचारों के दायरे के बाहर के लोग हैं, लेकिन उनको भी बाला साहब ठाकरे जी को सुनने की बहुत इच्छा होती थी। खुद होकर बड़े पैमाने पर श्रोता उनको सुनने को आते थे। उनकी भाषा शैली इस ढंग की थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के मैंने कई भाषण सुने, उसमें कोई बहुत ठोस बातें नहीं मिली। यानी चुनाव के समय के ही केवल भाषण मैंने सुने ऐसे नहीं है, चुनाव के अलावा भी भाषण मैंने सुने, लेकिन ठोस जानकारी, ठोस मुद्दे ज्यादा नहीं मिले। उनके भाषण से यह अपेक्षा करना भी ठीक नहीं था, लेकिन लोग बहुत प्रभावित होते थे। अब बाला साहब ठाकरे जी के भाषण के द्वारा लोग प्रभावित क्यों होते थे, उसके पीछे का साइंस क्या है, यह तो हम आगे सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। उन्हीं के शैली से भाषण करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं राज जी ठाकरे। राज जी ठाकरे के भी भाषण सुने। आजकल तो कैसा होता है, पहले ऐसा था कि आप जाकर जब सुनोगे तभी आपको सुनने को मिलेगा। आजकल बहुत अच्छी सुविधा है, आप टीवी पर भी डायरेक्टली लाइव भाषण सुन सकते हो। और उससे भी आगे तो आजकल और ज्यादा अच्छी सुविधा हमें प्राप्त हो गई है कि हम यूट्यूब चैनल पर हर एक का भाषण सुन सकते हैं। राज जी ठाकरे के भाषण में 40 मिनट का, 45 मिनट का भाषण सुन लो, आखिरी में बचता क्या है कहना मुश्किल है। लोग प्रभावित होते, बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं उनके जोक्स के कारण। लोगों की जिस ढंग से वो मिमिक्री करते हैं, बाला साहब भी मिमिक्री करते थे, उसके कारण, भाषा चातुर्य के कारण, लोगों को नॉन प्लस करने की शैली के कारण, बोलने ही में एक हीरोइज्म था जो बाला साहब जी में था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये उनके भाषण सुनते सुनते आपको एहसास होता था, भाई ये व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, इनमें ये क्षमता है। ये हीरोइज्म की बात राज ठाकरे जी के भाषण से भी लोगों तक पहुंचती है। लेकिन उसमें से कोई वैचारिक परिवर्तन लोगों का हो, इस ढंग से ये भाषण नहीं प्रभावित कर सकते। ये अलग भाषा शैली है।
और इसीलिए जनरली पॉलिटिकल भाषण छोटे होते हैं। 30 मिनट से 150 मिनट तक का समय ये राजकीय भाषणों का, पॉलिटिकल भाषणों का होता है। तीसरा प्रकार है, हमने विनोदी देखा, राजकीय देखा। ये राजकीय भाषण लोकतंत्र में बहुत महत्व के होते हैं। इमरजेंसी के बाद में तक, यानी मैं कहूंगा 1984 तक, इंडियन पॉलिटिक्स में भाषण कला का बहुत महत्व था। चुनाव जीतने का एक अभिन्न हिस्सा था। जिनके पास स्टार कैंपेनर्स है, वक्ता है, अच्छे वक्ता है, वो माहौल बनाने में आगे रहते थे, चुनाव का वातावरण अपनी ओर खींचने की ताकत रखते थे। लेकिन उसके बाद में ऐसा समय आया, खास कर शेषन जब चुनाव आयुक्त बने, उन्होंने काफी चीजों की पाबंदियां लगाई। चुनाव भी बहुत पहले डिक्लेयर होना बंद हो गए, केवल 40 दिनों का या 30 दिनों का समय देने लग गए। तब से भाषण कला और चुनाव, इनका रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा। नहीं तो करीबन 80s में तक भाषण के आधार पर ही चुनाव जीते जाते थे, ऐसी स्थिति थी। 90s में भी करीबन यह स्थिति बरकरार थी। धीरे धीरे भाषण का महत्व कम होते गया। चुनाव जीतने के लिए जो प्रमुख हो गए, जैसे जिनको हम कह सकते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हो सकते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स हो सकते हैं, बड़ी हस्ती है उस पार्टी की, बस उनके केवल भाषण को महत्व प्राप्त हुआ। आज भी केवल उन्हीं के भाषण को महत्व प्राप्त है। अभी लोगों की भीड़ खींचने के लिए बड़े पैमाने पर स्टार्स खड़े किए जाते हैं। वो स्टार वक्ता नहीं होते हैं, केवल भीड़ खींचने वाले स्टार हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आज भाषण कला का महत्व चुनाव के क्षेत्र में भी और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी बहुत महत्व का है। लेकिन पहले इतना नहीं दिखता है। तीसरा प्रकार है सामाजिक भाषण। ये जो सामाजिक भाषण होते हैं, जो परिवर्तन बड़े पैमाने पर लोगों में होता है, वो इन भाषणों के जरिए होता है। और ये परंपरा बहुत बड़ी है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से चली आई वही परंपरा है। उसमें सामाजिक क्षेत्र के लोग भाषणों के जरिए, लेखन के जरिए अपनी मूवमेंट खड़ी करते थे, बातें पूछते थे, उनके जवाब लोगों को देते थे, आंदोलन खड़ा करते थे, लोगों में मत परिवर्तन हो इसके लिए प्रयास करते थे, और उसके जरिए बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते आया है। ये सामाजिक जो भाषण होते हैं उसमें काफी गहरा आशय होता है, सब्सटेंस होता है। ये सभी भाषण केवल जानकारी देने वाले नहीं हो सकते हैं, इसमें तार्किक ढंग से लोगों को बातें समझाने की कोशिश की जाती है। लोगों की जो पुरानी धारणाएं हैं, वो धारणाएं क्यों गलत है, कैसी गलत है, ये भी बात उन तक पहुंचानी होती है। नई धारणाएं हमने क्यों स्वीकारनी चाहिए, स्वीकारने के पीछे के कारण क्या है, ये भी बहुत विस्तार से उनके सामने ये बातें रखी जाती है। इस भाषण के लिए बहुत अभ्यास चाहिए।
जो वक्ता बात कर रहा है वो खुद बहुत अच्छे ढंग से उस विचारों के लिए जो विचार रख रहा है उन विचारों से कन्विंस होना चाहिए, उसके खुद के वो विचार होने चाहिए। जो विचार वो लोगों के सामने रख रहा है वो विचारों के बारे में उसका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए, उन विचारों पर उसका खुद का विश्वास होना चाहिए, वो विचार खुद अमल में लाने की वो कोशिश करने वाला होना चाहिए, और जो वो विचार रख रहा है उसके खिलाफ जो परंपरागत विचार है उनकी खामियां गिनते समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। यह भाषण कला में सबसे कठिन भाषण प्रकार है। सबसे ज्यादा मेहनत लगने वाला प्रकार है। वक्ता की सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला प्रकार है। अब इसमें काफी नाम लिए जा सकते हैं। अब जिनके भाषण मैंने बहुत सुने हैं उनमें मैं हमेशा दादा धर्माधिकारी इनको नंबर 1 पर रखता हूं। गहरा अध्ययन था, विचारों की स्पष्टता पूरी तरह से थी, उनके आर्गुमेंट्स बहुत ही लॉजिकल होते थे, सामने के व्यक्ति को बिल्कुल हर्ट न करते हुए अपनी बात रखने का कौशल उनके पास था, और जानकारी तो बहुत अच्छी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर भी उनका भाषण सुनने के लिए अपना समय एडजस्ट करते थे, ऐसा वो व्यक्ति थे। गांधी जी के बाद में विनोबा जी रहते हुए भी गांधीयन और सर्वोदय की बात रखने वाले सबसे प्रभावी और मुखर वक्ता थे। शायद दादा धर्माधिकारी अगर गांधीयन बात रखने के लिए नहीं होते, सर्वोदय की बात जो काम विनोबा जी ने खड़ा किया लोगों के सामने रखने वाले नहीं होते, तो शायद गांधी विनोबा के विचार इतने बड़े पैमाने पर भारतीय लोगों तक पहुंचना मुश्किल थे। यह काम बड़े पैमाने पर उन्होंने किया, पूरे भारत में किया। पूरे भारत में उनके व्याख्यान आयोजित होते थे। जितना सुंदर वो मराठी बोलते थे उतना ही सुंदर वो हिंदी बोलते थे। आप बोलोगे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक होने के लिए जो गांधी जी ने कॉल दिया था कि छोड़ दीजिए, एजुकेशन छोड़कर यहां आइए, यह जो कॉल दिया था वो उस कॉल को प्रतिसाद देते हुए अपना एजुकेशन बीएससी पार्ट 1 में थे तभी छोड़ दिया था और आगे कभी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि दादा धर्माधिकारी आगे पढ़े नहीं, कुछ नहीं, इसके बावजूद वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। सेम बात विनोबा जी की भी थी। विनोबा जी भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, केवल इंटर साइंस में उन्होंने छोड़ दिया था। उनको भी कई विषयों का बहुत गहन ज्ञान था। इसलिए एजुकेशन का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता है, यह मेरे मन में बहुत अच्छे ढंग से एस्टैब्लिश हो पाया। तो दादा धर्माधिकारी को मैं सबसे सामाजिक क्षेत्र के व्याख्यानों में जो बड़े पैमाने पर लोगों को बदल सकते थे, उनका एक व्याख्यान सुनने के बाद में लोगों में बदलाव आ सकता था, यह सामर्थ्य रखने वाले बहुत ही प्रभावी वक्ता थे। अब हमेशा वक्ता के व्यक्तित्व का परिणाम लोगों पर होता है।
दादा धर्माधिकारी का भाषण सुनते वक्त ऐसा नहीं लगता था कि हम केवल एक विद्वान व्यक्ति का भाषण सुन रहे हैं। वो भाषण सुनते हुए हमें लगता था कि हम बहुत ही एक प्रामाणिक व्यक्ति का भाषण सुन रहे हैं, जिसके मन में लोगों के प्रति बहुत प्रेम है, लोगों का भला हो इस बारे में एक बहुत चिंतित व्यक्ति है, लोगों का भला करने की इच्छा रखने वाला यह व्यक्ति हृदय से चाहता है कि लोगों में इस ढंग से बदलाव हो और लोगों का भला हो। इंटेलिजेंट भाषण होने के बावजूद उनका भाषण टोटली तार्किक होता था, लॉजिकल होता था, लेकिन इसके बावजूद ये भावनाएं लोगों तक पहुंचती थी, ये मन के गहराई की सच्चाइयां लोगों तक पहुंचती थी, और इसलिए वो भाषण बहुत इफेक्टिव होता था। अब विनोबा जी बोलते वो भी परिणाम होता था, गांधी जी बोलते वो भी परिणाम होता था। गांधी जी का भाषण, विनोबा जी का भाषण सुनने के बाद ये बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है और उनका मन लोगों तक पहुंचता था, केवल विचार नहीं पहुंचते थे। लेकिन गांधी और विनोबा इतने सुंदर वक्ता नहीं थे। ये लोगों तक अपना मन पहुंचाना, हृदय पहुंचाना, भावनाएं पहुंचाना और साथ में बहुत अच्छा इंटेलिजेंस, बुद्धि चातुर्य, इनका बहुत ही अनूठा संगम आचार्य दादा धर्माधिकारी में था। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन की एक खासियत रही कि मेरी शुरुआत ही सही माने में, जब मैं भाषण प्रकार को समझने की कोशिश कर रहा था, सार्वजनिक क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहा था, उस समय दादा धर्माधिकारी जैसे व्यक्ति के भाषण बहुत नजदीक से सुनने को मिले। उरई कांचन जैसे जगह पर कई दिनों तक उनके साथ में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं और मेरे साथियों को अलग अलग सवाल पूछने का अवसर प्राप्त हुआ, और कोई भी सवाल वक्त पर पूछा जाए, इसके बावजूद उनका उत्तर जिस ढंग से एक तार्किक उत्तर होता था, सटीक उत्तर होता था, इन सभी कारणों से मेरा बहुत अच्छा प्रशिक्षण हुआ। यानी आज जो भी कुछ अच्छा वक्तृत्व के क्षेत्र में मैं कर पाता हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान दादा धर्माधिकारी जी का रहा है। और वैचारिक क्षेत्र के बारे में भी दूसरा नाम मैं लूंगा डॉक्टर भाल भोळे। मेरे मित्र थे, मेरे संगठन के मेरे साथी थे, लेकिन एक बहुत ही विद्वान गृहस्थ थे। राज्यशास्त्र के प्रोफेसर थे, नागपुर यूनिवर्सिटी में काफी सालों तक काम करते आए, वहीं से रिटायर हुए। अब मेरे साथी होने के कारण उनके कई विषयों पर मैं भाषण सुनते आया। अब उनके विचार और मेरे विचार करीबन एक। मुझे भी कई विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसके बावजूद उनके मुंह से हर वक्त भाषण सुनते वक्त कोई नई बातें प्राप्त होती थी। हर बात उनको ठीक ढंग से याद रहती थी। साइंटिस्ट के नाम हैं, फिलोसोफर्स के नाम हैं, उनके वाक्य और वाक्य याद रहते थे। और कभी भी पूछो, उनके साथ में केवल किसी भी विषय पर गप्पे हाकना यह भी बहुत ज्ञानवर्धक हो जाता था। और वक्ता तो बहुत सुंदर थे, डिबेटिंग कौशल बहुत सुंदर था। कोई टिक नहीं पाता था उनके आर्गुमेंट्स के आगे। मुझे केवल एक दिक्कत लगती थी कि उनकी भाषा बहुत ज्यादा समृद्ध थी, बहुत अच्छी भाषा उपयोग में लाते थे, इसलिए थोड़ा आम व्यक्ति को दिक्कत आती थी। वो भाषा को समझने के लिए थोड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन विद्वान भाषणों में
ज्यादा डिफिकल्ट भाषा का उपयोग न कर कर ये व्यक्ति बहुत विद्वान है, ये इंपैक्ट क्रिएट करने वाला ये व्यक्ति मुझे एक्सेप्शनल लगा। नहीं तो बाकी जो विद्वान लोग होते हैं उनके भाषण सुनने के बाद में ये ध्यान में आता है कि वो विद्वान है, ये लोगों के सामने उनको एस्टेब्लिश करना है, लोगों को या लोगों तक अपनी बात पहुंचती है नहीं पहुंचती है इसकी उनको ज्यादा फिक्र नहीं है। एक तरफ डॉक्टर भाला भोळे बहुत विद्वान व्यक्ति थे और दूसरी तरफ वो सोशली बहुत एक्टिव थे, अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हुए थे। और जब से मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया पूरी ताकत से मेरे साथ में मेरे काम में खड़े हो गए। लेकिन इसके बावजूद उनका अलग अलग संगठन अलग अलग मूवमेंट के साथ में संबंध रहा, चाहे वो जिनको हम अंबेडकरी विचारों की मूवमेंट कहते हैं उनके साथ में जुड़े रहे, समाजवादी अपने आप को तो वो कहलाते थे, उस मूवमेंट के साथ में जुड़े रहे, और जो संभव है वो योगदान सामाजिक क्षेत्र के आंदोलनों में देते आए। लोगों में विचार परिवर्तन करने में ये वक्ता बहुत महत्व का रहा। लेकिन वो ज्यादातर समय नागपुर में रहने के कारण पूरे महाराष्ट्र में उनकी एक पहचान जो होनी चाहिए थी, उस लायक जो व्यक्ति थे, शायद नहीं हुई। उनके आसपास का वक्ता फिर दूसरा अगर कोई ले तो वो थे प्राध्यापक नरहर कुरुंदकर। कुरुंदकर जी के बारे में मैं ऑलरेडी आपके सामने बोल चुका हूं। मैं वैचारिक क्षेत्र में जिन लोगों से प्रभावित हुआ उनमें प्राध्यापक नरहर कुरुंदकर, ये दादा धर्माधिकारी जी के बाद का नाम है। शायद मैं थोड़ा सा भाला भोळे जी पर अन्याय कर लेता हूं क्योंकि वो मेरे मित्र रह चुके हैं, मेरे साथी रह चुके हैं, और नरहर कुरुंदकर जी मेरे साथी नहीं थे, इस कारण भी शायद ये मेरी धारणा होगी। कुरुंदकर जी के कई भाषण मैंने सुने। उनका युक्तिवाद, लॉजिकल ढंग से बात रखना बहुत ही लाजवाब था। यानी कोई ऐसा कह सकता था कि ये कोई भी बात किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। कई विषयों का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। उनके साथ में भी मुझे चर्चा करने का काफी अवसर मिला। अब हम दोनों इमरजेंसी के खिलाफ थे। इमरजेंसी में जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 25 जून को, तुरंत दूसरे दिन हमने पोस्टर लगाए, इसलिए हमको जेल में ठूसा गया और 10 महीने बाद हम छूट गए। अगर वो काम नहीं करते तो 18 महीने जेल में रहते। नरहर कुरुंदकर बड़े पैमाने पर प्रोग्रेसिव विचार रखते थे, इमरजेंसी के खिलाफ भी बोलते थे, इसके बावजूद उनको जेल में नहीं ठूसा था, उनको फ्री रखा गया था। क्यों फ्री रखा गया था ये सबको बड़ी उसके बारे में किसी को शंका आती थी, किसी को अचरज लगता था, लेकिन उनके इर्द गिर्द हमेशा पुलिस के मुखबिर घूमते रहते थे। तो 10 महीने बाद छूटने के बाद में उनके साथ काफी इंटरेक्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब जाहिर भाषण तो दे नहीं सकते थे, उनके पास पहले इतना समय ही नहीं रहता था, अभी काफी समय था। तो उनके केवल भाषण नहीं, उनका व्यक्तिगत भी वार्तालाप करने का तरीका इतना सुंदर था कि आप कोई भी सवाल उनसे पूछिए, हर सवाल का जवाब इतना सटीक, इतना तार्किक आर्गुमेंट के साथ होता था, इतना जानकारी के साथ होता था कि आपको कन्विंस होना ही होना है। इसलिए कई लोग बोलते थे कि यह आदमी किसी को भी किसी भी बात के लिए कन्विंस कर सकता है। जैसा कहते हैं ना सेल्समैन, हिमालय में जाकर बर्फ गिरती है उस समय में फ्रिज बेचे वो बढ़िया सेल्समैन, उस ढंग के
ये व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अपने इस कौशल का उपयोग सामाजिक सोच बढ़ाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, लोगों को बेहतर इंसान बनाने के लिए, एक विचारशील प्राणी बनाने के लिए उनके कौशल का उन्होंने उपयोग किया। फिर बाद में नागगोरे पुणे के बहुत विद्वान गृहस्थ माने जाते हैं, है भी, उनके भी मैंने कई भाषण सुने। फिर यदुनाथ जी थत्ते हैं। अब इस क्रम में मैं जब यदुनाथ जी थत्ते का नाम लेता हूं तो शायद कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। यदुनाथ जी थत्ते के भाषण मैंने कई जगह सुने, लोगों में सुने, युवकों में सुने। उनकी भाषा शैली ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सुंदर वक्ता थे, वो एक्सेप्शनल वक्ता थे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन लोगों के हृदय तक बात पहुंचाने की क्षमता उनमें थी, इसलिए मैं उनका नाम यहां ले रहा हूं। फिर राव साहब जी कस्बे हैं। विद्वत्ता, आर्ग्यूमेंट्स, अपनी बात प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने की क्षमता लाजवाब। फिर हमारे मित्र है यशवंत जी मनोहर, मराठी के प्राध्यापक रहे हैं, डॉक्टर हैं उस विषय के, विद्वान गृहस्थ है, बहुत सुंदर वक्ता है, लोगों को बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। मेरे साथी रहे हैं मेरे मूवमेंट में। लेकिन यशवंत जी की दिक्कत यह थी, मेरा मानना, कि उनकी भाषा ऐसी रहती थी कि आम आदमी तक उनकी बात पहुंचना थोड़ा कठिन जाता था। अब वो खुद विद्वान थे, प्रोफेसर थे कॉलेज में, लोगों ने उन्हें विद्वान मानना चाहिए, ये आवश्यकता भी थी। इसलिए उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि आप इसी आम भाषा में बोलो कि लोगों तक बड़े पैमाने पर यह बात पहुंचे। उसके लिए दूसरे हमारे प्राध्यापक हैं जोगेंद्र जी कवाड़े, आम भाषा में भी बोलते थे, वैचारिक डेप्थ भी है, लोगों तक बात पहुंचाने का सामर्थ्य भी है। लेकिन आगे चलकर वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हुए, पॉलिटिक्स में रहे। इस कारण उनको सामाजिक क्षेत्र के भाषण में रखना मेरे लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। ऐसे कई वक्ता है। अब जो मैं नाम आपके सामने गिना रहा हूं, उतने ही अच्छे सामाजिक क्षेत्र में वक्ता है ऐसा मत मानिए। ये तो जिनको मैंने सुना है, जिनके कारण मैं प्रभावित हुआ हूं, उनके नाम मैं ले रहा हूं। मैं सोशली बहुत अवेयर होने के बावजूद हो सकता है कि कई लोगों के भाषण मैंने सुने नहीं, जो बहुत बेहतर वक्ता है। सामाजिक क्षेत्र के भाषण का जो उद्देश्य होता है वो प्रभावी ढंग से पूरा करने वाले बाकी भी लोग हो सकते हैं। तो कुछ नाम इसमें से शायद मैं जो बोल रहा हूं उसमें से नदारत हो सकते हैं। मैं कोई लिस्ट नहीं बना रहा हूं कि कौन से अच्छे वक्ता है। मैं केवल मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इनमें से काफी लोगों के भाषण उपलब्ध है, आचार्य दादा धर्माधिकारी का भाषण उपलब्ध नहीं है। हालांकि हमने बहुत उनके भाषण टेप किए थे। वो स्पूल रहता था, स्पूल पर टेप करते थे। मैंने ये भाषण प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया। बाद में मुझे लगता था कि हम लोग यानी सर्वोदयी लोग, उनके भाषण हमेशा टेप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उपलब्ध हो गए। लेकिन वो भाषण रखे नहीं गए। क्या होता था, उनके हर भाषण की नया अगर विषय रहा तो उसकी किताब बन जाती थी, शायद किसी को इसलिए आवश्यकता नहीं लगी।
उनकी करीबन जो किताब है वो भाषण की ही किताबें हैं। इसलिए वो किस ढंग से भाषण देते होंगे ये किताब पढ़ने के बाद में पता चलता है। हमारे जमाने में उनका एक भाषण बहुत फेमस था, केवल फेमस नहीं था, हम युवकों को बहुत प्रभावित करता था। उसकी किताब है क्रांतिवादी तरुणांनो, क्रांति करने वाले युवकों। करीबन उनके सभी भाषण जो होते थे वो किताबों में रूपांतरित होने के कारण हम वो किस ढंग से बात करते थे ये समझ सकते हैं, लेकिन आवाज का जो परिणाम है, जो बाकी भाषण कौशल है, वो तो सुनना ही आवश्यक होता है। भालो भोळे जी के भाषण उपलब्ध हो सकते हैं, नरहर कुरुंदकर जी के भाषण उपलब्ध हो सकते हैं, यदुनाथ थत्ते जी के भाषण उपलब्ध हो सकते हैं, राव साहब कस्बे के तो काफी भाषण उपलब्ध हो सकते हैं, यशवंत मनोहर जी के भाषण आप सुन सकते हो, उपलब्ध हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भाषण का बहुत महत्व होता है। अच्छी मोमेंट वही चला पाते हैं जो बहुत अच्छे वक्ता है, या फिर उस मोमेंट में कम से कम इक्का दुक्का अच्छे वक्ता है। तो कोई भी सामाजिक परिवर्तन का ये एक प्रभावी हथियार रहा है सामाजिक भाषण, इसलिए मैंने उसका एक अलग कैटेगरी तैयार की। इसके बाद में आते हैं साहित्यिक भाषण। जो साहित्यिक लोग होते हैं, बड़े लेखक कर बहुत प्रसिद्ध होते हैं, वो जब भाषण देते हैं तो उन भाषणों को हम साहित्यिक भाषण कह सकते हैं। विषय भी साहित्यिक होते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कॉलेज के प्रोफेसर होने के कारण काफी एकेडमिक तरीके से ये बातें लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाती है। और ये साहित्यिक जो लोग होते हैं वो भाषण देते वक्त ये भूलते नहीं कि हम साहित्यिक हैं। अब बोलने की भाषा अलग होती है, लिखने की भाषा अलग होती है, लेकिन ये बोलने की भाषा में भी लिखने वाली भाषा आनी चाहिए। भाषा बहुत समृद्ध होनी चाहिए, अलंकारिक होनी चाहिए। इसका आग्रह रखकर अपनी बात रखते हैं, तभी उनको विद्वान माना जाता है, साहित्यिक माना जाता है। तो ये भाषण लोग सुनते हैं। कोई बड़े साहित्यिक हमारे गांव में आए, उनका भाषण सुनने के लिए हम जाए, प्रतिष्ठा का विषय होता है। भाषण सुनने के बाद करीबन भूल जाते हैं, उसका ज्यादा प्रभाव उन पर नहीं रहता। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे भाषण होने के बाद कई श्रोताओं से बातचीत की है, उन पर क्या परिणाम होता है, क्योंकि मेरे तो अभ्यास का विषय रहा है। मैं इस विषय पर एक अभ्यास कर ही हमेशा देखते आया हूं। अपवाद केवल पूला देशपांडे के अलावा मुझे दूसरा अपवाद इसमें नहीं मिला, वो भी उनके इमेज के कारण, क्योंकि कई सामाजिक कामों के साथ में वो जुड़े हुए थे, लोगों को इस बात की जानकारी थी। वो केवल साहित्यिक नहीं है, उससे भी बहुत ज्यादा कुछ है। शायद इस कारण वे छोड़ दे तो कोई साहित्यिक के भाषण के कारण कोई लोगों पर प्रभाव हो, ठीक है, मनोरंजन हुआ, अच्छा लगा, बड़े साहित्यिक का सुना है, ये जब मैं कहता हूं तो काफी लोगों को बहुत अखरता है। इसलिए कि साहित्यिक क्षेत्र के भाषणों को बहुत महत्व देना, प्रतिष्ठा देना, यह हमारे समाज के धारणा का आवश्यक हिस्सा है। जैसे कि हमारे प्रिंट मीडिया इसको बहुत महत्व देता है, फिर आम जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उसको बहुत महत्व देता है। यह प्रतिष्ठित प्रकार है। जैसा एक शास्त्रीय संगीत सुनना एक प्रतिष्ठा का विषय है, यह आम आदमी की बात ही नहीं है, उसके बस के बात की बात नहीं है, उसके समझ के बाहर की बात है।
उस ढंग से ये साहित्यिक भाषणों का होता है। साहित्यिक भाषण सुनना यह भी प्रतिष्ठा का विषय, और साहित्यिक भाषण साहित्यिक तरीके से देना यह तो और ज्यादा प्रतिष्ठा का विषय। इसलिए महाराष्ट्र में एक पुल देशपांडे का नाम अगर छोड़ दे तो बाकी किसी के भाषणों के जरिए लोगों में परिवर्तन हो, लोग बेहतर इंसान बने, इस दिशा में प्रवास कर पाए, ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। यह बात स्वतंत्रता आंदोलन के पहले की अलग है। तब काफी साहित्यिक लोग इस ढंग का काम कर गए, जिस कारण लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने में अपने आप को फक्र महसूस करने लगे। लेकिन उसके बाद जब से मैं गए करीबन 22-24 सालों से सुनते आ रहा हूं, एक जागरूक व्यक्ति कर सुनते आया हूं, उसमें मुझे कोई ऐसा साहित्यिक व्याख्यान नहीं मिला कि जिसके कारण मुझे ऐसा लगे कि भाई है, ये भी एक बहुत बढ़िया टूल है। अभी मैं इसके बारे में अच्छा नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बड़े बड़े लोग जो हैं उन पर मेरे विचार अलग होने के कारण उन पर टीका भी नहीं करना चाहता हूं। फिर आता है भाषण और व्याख्यान में धार्मिक भाषण, जिसको हमने प्रवचन कहा है। अब उसके बारे में थोड़ा सा तो कुछ बातें मैंने आपके सामने थोड़ी सी रखी हैं, अब थोड़ा विस्तार से लूंगा, क्योंकि अब भाषण के प्रकार ही हम जरा विस्तार से ले रहे हैं। ये जो धार्मिक भाषण होते हैं, चाहे वो व्याख्यान हो चाहे धार्मिक भाषण हो, उनमें कथा होती है, नीति पाठ होते हैं, धार्मिक कहानियां होती है, लोगों का बड़े पैमाने पर प्रतिसाद उन्हें प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक बार 2-4 किताबें आपने पढ़ डाले कि जिंदगी भर वही बातें दोहराते रहो, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सुनना पवित्र पवित्र लगता है, पुण्य कर्म लगता है, लोग प्रभावित होते जाते हैं, और लोगों की आस्था के विपरीत आपको कुछ कहना नहीं है, इसलिए लोगों का रिस्पांस भी बड़े पैमाने पर मिलता है। और उसमें अगर आप बहुत अच्छे वक्ता हो और बात रखने का कौशल आप में है, तो फिर तो 4 चांद लग जाते हैं। अब इसमें कई नाम हैं, मैं वक्ताओं की बात कर रहा हूं, बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि जो प्रवचन होते हैं उसमें कीर्तन परंपरा होती है, अलग अलग प्रकार के और भी धार्मिक प्रकार हो सकते हैं, जैसे भागवत पुराण कथाएं, यानी कथा ही कहा जाता है उनको, यह भी व्याख्यान जैसे ही होता है। अब व्याख्यान एक गंभीर बात है, यहां गंभीरता बहुत कम होती है, और फिर वो सब कथाएं रखी जाती हैं, उसमें अंधविश्वास का बहुत समर्थन किया जाता है, बड़ा चढ़ाकर बातें कही जाती है, कहते वक्त हम कितना इलॉजिकल बोल रहे हैं, लोगों को कितना इलॉजिकल सुना रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, चमत्कारों की भरमार होती है, कई अनीति की बातें होती है, और फिर भी उसको नीति पाठ कहा जाता है। ये इस क्षेत्र की खासियत रही है। मैं कई धार्मिक भाषण सुनते आया हूं, धर्म का अभ्यास तो मुझे करना ही पड़ा, गहराई से करना पड़ा। मुझे आध्यात्मिक रुचि होने के कारण और ज्यादा अच्छे ढंग से करना पड़ा। लेकिन किसी के धार्मिक भाषण में मैंने कभी
धर्म के गहराई की बात कोई कह रहा है ऐसा कभी सुना नहीं। यही संस्कृत का एक दो श्लोक लेने का, कुछ तो भी बोलने का, और वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है ऐसा आभास निर्माण करने का। जो भी धर्म इस विषय पर गहराई से मैंने अध्ययन या भाषण सुने, नॉन धार्मिक भाषण देने वाले लोगों के मुंह से सुने। मैं हमेशा मानता हूं कि राम शेवाड़कर जी बहुत अच्छे वक्ता, महाराष्ट्र में काफी मशहूर हुए, सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन उनके जिंदगी का सबसे ज्यादा समय रामायण महाभारत लोगों को बताने में खर्च हुआ। और एक ताकतवर हथियार जो था, जो लोगों में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता था, बेहतर इंसान बनाने की क्षमता रखता था, वो इफेक्टिव तरीके से समाज के काम में नहीं आया और बेहतर तरीके से काम में आता। हालांकि वो यहीं तक सीमित नहीं थे, वो आचार्य कुल का काम करते थे, गांधीयन और सर्वोदय की बातें भी लोगों के सामने रखते थे, अलग अलग विषयों पर भी बोलते थे, लेकिन उनके सबसे ज्यादा फेमस व्याख्यान होते थे रामायण महाभारत पर। सीरीज की सीरीज चलती थी। तो दूसरा तो कोई ऐसा मैं नाम नहीं ले सकता हूं कि जो धार्मिक भाषण के जरिए सही माने में लोगों को बेहतर इंसान बनाने का काम कर रहा है। धार्मिक भाषणों का उपयोग लोगों का मनोरंजन हो, उनको पवित्र पवित्र लगे, बड़े पैमाने पर फंड्स इकट्ठा हो, या फिर लोगों को भड़काओ, दूसरे जो धर्म हैं उसके खिलाफ खड़े करो, अमुक साध्वी तमुक साध्वी, इसी ढंग के भाषण सुनने को मिले। ये सुनते वक्त ऐसा लगता था ये कौन सा धर्म है, ये धर्म तो मैं जानता ही नहीं हूं। जो हिंदू धर्म मैं जानता हूं ये तो है ही नहीं वो। ऐसे भड़काऊ भाषण, जो कि हिंदू धर्म की कभी विशेषता नहीं रही है। अब मैं दूसरे धर्मों के लोगों के भाषण तो ज्यादा सुने नहीं, कुछ पादरियों के भाषण सुने हैं क्रिश्चियन धर्म के बारे में। मुस्लिम धर्म के बारे में धार्मिक भाषण सुनने का अवसर तो नहीं प्राप्त हुआ। जो थोड़े से पॉलिटिकल वगैरह भाषण होते हैं वही सुनने को मिलते हैं। तो पैरेलल वैसा उधर भी है, एकदम भड़काऊं, अपने धर्म में जो अच्छाइयां है वो भी कहना, बुराइयां है वो भी कहना, वो छोड़ने के लिए प्रवृत्त करना। इस ढंग के कोई धार्मिक भाषण सुनने को मुझे नहीं मिले। जो काम शायद स्वामी विवेकानंद जी ने किया, बाकी लोगों ने किया, महाराष्ट्र के संतों ने किया, ऐसे कोई धार्मिक भाषण सुनने को मुझे नहीं मिले। अब इसमें कुछ लोग हो सकते हैं कि जब मैंने उनके भाषण नहीं सुने हैं लेकिन वो ये काम करते हैं, ऐसे अपवाद अगर मुझे सुनने को मिले तो बहुत आनंद होगा। तीसरा यानी छठवां प्रकार है इसमें भाषण और व्याख्यान प्रकार में ऐतिहासिक भाषण। ये एक अलग कैटेगरी है, बहुत डिफरेंट कैटेगरी है। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है बमो पुरंदरे जी इनका। अब मुझे याद है कि शिवाजी पर के कम से कम छोटे बच्चों के लिए तैयार किए गए थे, उसके 10 भाग थे। मैं वर्धा में पढ़ा हूं। वर्धा जैसे गांधी जी का गढ़ है, विनोबा जी का गढ़ है, क्योंकि पवनार आश्रम उसी के पास में है, सेवाग्राम नजदीक में ही है, वैसे ही आरएसएस का भी गढ़ है। और बमो पुरंदरे जी के भाषण 10-10 भाषण लगातार सीरीज शिवाजी पर की मैंने 2 बार तो सुनी है और बहुत प्रभावित होता था। उन दिनों में मुझे भाषण कला के बारे में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, उसके बारे में मैं सोचता नहीं था,
लेकिन पढ़ता बहुत था। और पुरंदरे जी जिस ढंग से और शिवाजी की कथा लोगों के सामने रखते थे, एकदम उनमें वीरश्री का संचार होता था। अब उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि एकदम से प्रभावित करे लोगों को शारीरिक, लेकिन जब वो शिवाजी पर बोलना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था कि ये खुद ही शिवाजी है। ये इंपैक्ट आता था। उनके भाषण में अलग अलग रस होते थे। बहुत सुंदर वक्ता था, है थे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने उसके बाद में सुनना छोड़ दिया, इसलिए। बहुत सुंदर वक्ता है। सभी रस भाषण में, यानी आज मैं सोचता हूं तो ड्रामा और भाषण में फर्क ही महसूस ना हो, इस ढंग से वो भाषण देते थे, जिसको तांत्रिक भाषा में एक पात्री प्रयोग कहा जा सकता है। लेकिन पूरे भारत में और खास कर महाराष्ट्र में कोने कोने में शिवाजी महाराज को पहुंचाने का काम बमो पुरंदरे जी इन्होंने किया है। अभी ये बमो पुरंदरे जी के साथ में है विद्या वाचस्पति विष्णु जी क्षीरसागर। ये भी शिवाजी महाराज के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बात रखते थे। उनके भी प्रवचन चलते थे। 7-7 दिन प्रवचन या व्याख्यान होते थे। भाषा चातुर्य, वक्तृत्व बहुत सुंदर था। फिर विजय देसाई नाम के एक गृहस्थ थे, वो भी शिवाजी महाराज बहुत अच्छे ढंग से रखते थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे। लेकिन इन सभी लोगों ने जो शिवाजी महाराज को लोगों के सामने प्रेजेंट किया और पूरे के पूरे महाराष्ट्र के सामने प्रेजेंट किया, शिवाजी की पहचान बढ़ाई, शिवाजी को लोग ग्रेट मानने लगे, उसमें उनका हिस्सा डेफिनेटली है। लेकिन रॉन्ग शिवाजी लोगों तक पहुंचाया। जाने अनजाने में मुस्लिमों का द्वेष करने वाला शिवाजी, जबकि वो थे नहीं। जाने अनजाने में गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी, यानी शिवाजी महाराज चातुर्वर्ण्य मानते थे, ब्राह्मणों की सुरक्षा करते थे, गायों की सुरक्षा करते थे। ऐसे एक चातुर्वर्ण्य मानने वाले हिंदू राजा, इस ढंग से उन्होंने शिवाजी को प्रेजेंट किया। और ये शिवाजी की बहुत बहुत गलत प्रतिमा है। मैं नेचुरली सभी उस जमाने के बच्चे और जवान लोग शिवाजी को बहुत मानते थे, आज के भी मानते हैं, हम भी बहुत मानते थे। यानी जब मैंने बोलना शुरू किया तो शुरुआत में शिवाजी के बारे में कई कहानियां मैं लोगों को सुनाता था। ये सब कहानियां बमो पुरंदरे वगैरह वगैरह इस ढंग की रहती थी, गो ब्राह्मण प्रतिपालक वगैरह वगैरह। पहली बार मैंने सेतु माधवराव पगड़ी जी का भाषण सुना। ये बहुत बड़े इतिहास तज्ञ थे, इतिहास के क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है। शिवाजी काफी पढ़ा था, सुना भी था। मुझे याद है कि सेतु माधवराव जी पगड़ी का भाषण यवतमाल में था और किसी बहाने मुझे यवतमाल जाने का अवसर मिला और वो भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। 2 व्याख्यान थे लगातार, और मुझे पहली बार एक अलग एंगल मिला। अरे अपन शिवाजी को, हम जो शिवाजी को समझ रहे हैं वैसे शिवाजी नहीं है। शिवाजी एक अलग ढंग के राजा है। वो रयता के राजा है, रयतेचे राजा, यानी आम नागरिक के राजा। ये वाक्य तो हमेशा सुनते आए थे, लेकिन उसका मतलब ठीक ढंग से समझा नहीं था। वो पहली बार सेतु माधवराव पगड़ी जी का भाषण सुनते वक्त ध्यान में आया। और फिर ये महसूस होने लगा, क्योंकि ये सब बातें कब हुई, जब मैं सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने लगा, अलग अलग विषयों का अभ्यास करने लगा, खुद वक्ता कर बोलने लगा बड़े पैमाने पर।
तब ये बात सुनने के कारण मेरा विचार चक्र अलग ढंग से शुरू हुआ। और ये दूसरा जो शिवाजी है, एक क्रांतिकारक शिवाजी है, केवल राजा नहीं, लोगों को न्याय देने वाला शिवाजी, समता प्रस्थापित करने की कोशिश करने वाला शिवाजी, चातुर्वर्ण के आगे जाने वाला शिवाजी, इंसान को इंसान कर महत्व देने वाला शिवाजी, स्त्रियों की प्रतिष्ठा भारत में थी नहीं, उस भारत में प्रतिष्ठा रखने की पूरी तरह से कोशिश करने वाला शिवाजी। उन दिनों एक राजा, एक सरदार दूसरों पर जब भी अटैक करता था तो सबसे बड़े पैमाने पर अत्याचार स्त्रियों पर होते थे, कोई रोकता नहीं था उसको, वो प्रथा थी, उसको रोकने वाला शिवाजी। गुलामी की कल्पना मान्य न करने वाला, यहां तक नहीं तो गुलामों का व्यापार रोकने वाला शिवाजी, खेतिहरों की सही मायने में सुरक्षा करने वाला शिवाजी, क्रांतिकारक बदलाव लाने वाला शिवाजी। और ये एक सोच मिली सेतु माधवराव जी पगड़ी, वो बहुत सुंदर वक्ता थे, बम्मू पुरंदरे जैसे ऐसा नहीं कह सकते, अच्छे वक्ता थे, अपनी बात प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग दिशा ली। और फिर मैं दूसरे शिवाजी को ढूंढते गया, और उस ढंग का शिवाजी रखने का सही काम जो किया है गोविंद जी पानसरेन जी ने किया है, और शायद उसीलिए आगे चलकर उनका मर्डर भी हुआ है। तो ये इतिहास पर के व्याख्यान, ये समाज को बहुत प्रभावित करने वाले व्याख्यान, ये अलग ही एक प्रकार। अब इसमें फिर शिवाजी आए, संभाजी आए, फिर कुछ लोगों ने पेशवा रखे। मैं केवल बहुत बड़े बड़े नाम ले रहा हूं। और अभी के समय में तो इतने वक्ता हो गए शिवाजी पर बोलने वाले, बहुत ताकतवर वक्ता है, प्रभावी ढंग से बोलते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, पुरंदरे जी से भी ज्यादा अच्छा ज्ञान रखते हैं, और लोगों तक अपनी बात बहुत प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं। ऐसे कई नए वक्ता हैं, और वो मैक्सिमम वक्ता मराठा सेवा संघ से जुड़े हुए वक्ता है। ये नया शिवाजी लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाला। अब उसमें एक दो नाम मैं ले लूं, बाकी के नाम छूट जाए, ये ठीक ना हो, इसलिए मैं कोई नाम नहीं लेता हूं। लेकिन महाराष्ट्र में, खास कर मराठी में, ये नया इंसान को इंसान समझने वाला शिवाजी, इंसान को बेहतर इंसान बनाने वाला शिवाजी, जो उनकी सही पहचान है, वो शिवाजी पहुंचाने का बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। उसमें मेरे लिए केवल एक दिक्कत ऐसी है कि उसमें थोड़ा ब्राह्मण द्वेष को डाला, के लिए उनका उपयोग किया गया। अब बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण द्वेष निर्माण करने का है। और शिवाजी वैसे थे नहीं, ना ही शिवाजी के जीवन के आधार पर कोई निर्माण करने का कोई प्रयास करता है, या फिर धर्म के प्रति द्वेष निर्माण करने का प्रयास करता है, तो ये शिवाजी के ऊपर है। और इसीलिए मित्रों, मैंने शिवाजी महाराज पर एक भाषण विस्तार से अपलोड किया है, हिंदी में किया है। बहुत बड़ा भाषण नहीं है, आप अवश्य सुनिए। जिन जिन लोगों ने सुना नहीं होगा, क्यों शिवाजी महाराज को इतना माना जाता है। संभाजी के बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से लोग बोलते हैं इस विषय पर, और ये इतिहास के गड़े मुर्दे क्या आप उखाड़ रहे हो, यहां तक ये बात सीमित नहीं रहती। इतिहास को समझना भी बहुत आवश्यक होता है। उसी के योगदान पर या फिर उसी के गलतियों पर हम खड़े होते हैं, उसके परिणाम भी भुगतते हैं। तो इसलिए पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, कम से कम 300-400 साल पहले की बातें समझना आवश्यक भी होता है। हाँ, गड़े मुर्दे उखाड़ते नहीं बैठना चाहिए, लेकिन समझ लेना चाहिए।
अब मित्रों, हमने ये सब भाषण के प्रकार समझ लिए हैं। विनोदी, राजकीय भाषण, सामाजिक भाषण, साहित्यिक भाषण, धार्मिक भाषण, ऐतिहासिक भाषण, ये व्याख्यान के और भाषण के प्रकार किए जा सकते हैं। अब इसमें प्रभावी और टिकने वाला प्रकार कौन सा है? जो सामाजिक है भाषण, वो बहुत इफेक्टिव होने चाहिए, हो सकते हैं, विचार प्रवर्तक होते हैं, उससे प्रबोधन होता है, जनरेशन की जनरेशन उसमें से बदलती है, और मानव जाति के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टूल भाषण प्रकार, इंसान को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। उसमें ऐतिहासिक भाषण भी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस दृष्टि से करेक्टली वो बात रखी गई, ना कि मुस्लिम द्वेष निर्माण करने के लिए, ना कि ब्राह्मण द्वेष निर्माण करने के लिए। हो सकता है ये जो प्रभावी और विचार प्रवर्तक प्रबोधन है, भाषण के जरिए ही बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। मैंने अलग अलग माध्यमों का उपयोग कर कर देखा है। गए 45 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। केवल मेरा अपना खुद का काम नहीं देखता हूं, जो भी अलग अलग संगठन काम करते रहते हैं उनको भी समझने की कोशिश करते रहता हूं। और भाषण प्रकार के अलावा दूसरा कोई इफेक्टिव प्रकार लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचने का है नहीं, लोगों में परिवर्तन लाने का है नहीं। राजकीय भाषण में और कुछ नाम मैं लूंगा जो इफेक्टिव थे। अमृत जी डांगे थे जिनका भाषण मैं सुना नहीं, कभी पढ़ा केवल। एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे रामचंद्र घंगारे, बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी उनके भाषणों के लिए, बहुत गाली मारते थे, बहुत जोक्स करते थे। यानी राज ठाकरे जी का भाषण सुनते सुनते मुझे कभी कभी रामचंद्र घंगारे जी की याद आती है। इफेक्टिव वक्ता थे, बहुत गहरा अनेक विषयों का उनका अध्ययन था। कॉमर्स ग्रेजुएशन के लिए उनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, इतने विद्वान थे। लेकिन एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और पॉलिटिकल लीडर थे, तो उनके भाषण के स्तर इतने विचित्र है, एकदम निचले स्तर का व्याख्यान और एकदम से अर्थशास्त्र पर बढ़िया तरीके से होने वाला व्याख्यान। उनके कारण भी काफी लोगों में परिवर्तन मैंने देखा है। ऐसे कुछ अपवाद है। एस एम जोशी जी का नाम तो मैंने लिया ही हूं। वो मोर सामाजिक थे, कम राजकीय थे। धार्मिक परंपरा के जो भाषण होते हैं उनको लोगों का बड़े पैमाने पर प्रतिसाद होता है, लेकिन वो बेहतर इंसान बनाने की दिशा में कुछ नहीं करते हैं। कर सकते हैं, वो क्षमता है। धर्म में जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक अगर ठीक ढंग से पहुंचाई, उसमें से अंधविश्वास दूर किया, उसमें जो जो अनसाइंटिफिक बातें हैं उसको दूर किया, तो धर्म में कई अच्छी बातें हैं वो लोगों तक इफेक्टिवली पहुंचाई, तो ये धार्मिक भाषण भी बहुत अच्छा रोल समाज में प्ले कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक भाषणों का उद्देश्य ही अलग होता है। तो मित्रों, ये वक्तृत्व के और भाषण के ये प्रकार है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं भाषण की तैयारी कैसे की जाए। ये पहले प्रकार मैंने क्यों लिए? ताकि जिनको वक्ता बनना है या फिर जो ऑलरेडी वक्ता है वो तय कर सके कि मुझे किस ढंग का वक्ता बनना है, उस ढंग से वो तैयारी की दिशा में प्रयास करे। इसलिए मैंने पहले ये प्रकार लिए।
मैंने पहले ही जाहिर तरीके से कहा कि हर व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, हर व्यक्ति में अच्छा वक्ता बनने की संभावना है। उसका उपयोग टेक्निकल चीजों की सहायता लेकर हम बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को बेहतर वक्ता बनाने के लिए कर सकते हैं। कुछ बोलेंगे कि नहीं भाई, वो जो होती है कला, वक्तृत्व कला, भाषण कला, कोई भी कला, वो तो गॉड गिफ्टेड होती है, वैसे मेहनत से कैसे एक्वायर की जा सकती है, मेहनत से कैसा बेहतर बन सकता है। मैंने ये भी बात आपके सामने रखी कि ये दिमाग में से निकाल दीजिए। गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ लोगों में बहुत अतिरिक्त क्षमता होती है, कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं होती है, इसको भूल जाइए। इंसान मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, कम से कम अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से बदल सकता है, अपने आप में बहुत अच्छे अलग अलग स्किल्स प्राप्त कर सकता है। तो भाषण कला एक स्किल है, यह स्किल हम सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।